आप सभी का विजन आपके प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्पेक्ट्रम के आधुनिक भारत का इतिहास यह किताब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने पीछे 38 चैप्टर तक पढ़ लिया है और 38 चैप्टर ही इस बुक में थे। अब लास्ट में परसिस्ट है, तो परसिस्ट में विभिन्न टॉपिक पे चीज़ें दी गई, जैसे कि यहाँ पर हम लोग बात करेंगे विशिष्ट आंदोलनों से संबंधित जो व्यक्तित्व हैं उनके बारे में। तो चूँकि यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो हमें यहाँ पर देखना है कि जो विभिन्न आंदोलनों से संबंधित व्यक्तित्व रहे हैं उनके क्या क्या विशेषताएं रही, मतलब उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा पर यहाँ पर करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वदेशी आंदोलन से संबंध महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम आता है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का। तो बम्बई एवं पूना में स्वदेशी की भावना का प्रचार प्रसार किया तथा लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया। यह इन्होंने प्रारंभ किया था 1893 में। इन्होंने इस बात पर बल दिया कि स्वराज की प्राप्ति हेतु स्वदेशी बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए। तिलक ने सहकारी केंद्रों की स्थापना की तथा स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा, कौन सी, स्वदेशी वस्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया। अगला नाम आता है लाला लाजपत राय का। तो इन्होंने आंदोलन का, मतलब स्वदेशी आंदोलन का पंजाब एवं उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में प्रसार किया। अपने अभियान में इन्हें अजीत सिंह से सहायता मिली। कायस्थ समाचार में प्रकाशित उनके लेखों में तकनीकी शिक्षा तथा औद्योगिक आत्मनिर्भरता का समर्थन किया गया। अब बात करते हैं सैयद हैदर रजा के संबंध में। तो इन्होंने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या दिल्ली में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया, वो कई बार मिलाने के लिए पूछ लेता है। अगला नाम है चिदम्बरम पिल्लई का। तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का प्रसार किया तथा तूती कोरल मिल की हड़ताल को संगठित किया। इन्होंने मद्रास प्रांत के पूर्वी तट पर स्थित तूतीकोरिन नामक नगर में स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। अब बात कर लेते हैं बिपिन चंद्र पाल की। तो ये कांग्रेस में गर्म दल के अग्रगण्य नेता थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में विशेषकर शहरी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे न्यू इंडिया नामक पत्र के संपादक भी थे। तो बिपिन चंद्र पाल ने किस पत्र का संपादन किया, तो न्यू इंडिया नामक पत्र का संपादन किया। अब बात कर लेते हैं लियाकत हुसैन के संबंध में। तो पटना के लियाकत हुसैन ने बहिष्कार का समर्थन किया तथा 1906 में ईस्ट इंडिया रेलवे हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने मुसलमानों में राष्ट्रवादी भावनाएं जगाने हेतु उर्दू में अनेक उत्तेजक लेख लिखे। इनके कार्यों को स्वदेशी समर्थक अनेक मुस्लिम राष्ट्रवादियों ने भी समर्थन प्रदान किया, जिनमें गजनवी रसूल, दीन मोहम्मद, दीदार बख्श, मुनीरुज्जमान, इस्माइल हुसैन, सिराजी, अब्दुल हुसैन एवं अब्दुल गफ्फार के नाम प्रमुख हैं। अब बात कर लेते हैं श्याम सुंदर चक्रवर्ती की। तो स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध राजनीतिक नेता, जिन्होंने हड़तालों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम है रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी। तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी जो हैं, इन्होंने बंगाल विभाजन के निर्णय के प्रभावी होने वाली तिथि को विरोध प्रदर्शन हेतु काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो काला दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी के द्वारा, तथा लोगों से अपील की कि वे इस दिन अपने घरों में चूल्हा न जलाएं। आगे बात कर लेते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो यह भी स्वदेशी आंदोलन से संबंधित थे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष में लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की तथा बंगाली लोक संगीत के माध्यम से राष्ट्रवासियों में साम्राज्यवादी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा जगाई। इन्होंने कई स्वदेशी भंडार गृहों की स्थापना की तथा लोगों से आह्वान किया कि राष्ट्रीय सौहार्द बढ़ाने हेतु वे रक्षाबंधन का पर्व हर्षोल्लास से मनाएं। इनका मत था कि रक्षाबंधन से लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास होगा, मतलब एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधे। अगला नाम आता है अरविंद घोष का। तो इनके संबंध में बात करें तो इन्होंने आंदोलन को बंगाल के अतिरिक्त देश के अन्य भागों में भी प्रारंभ किए जाने की वकालत की। इन्होंने 1906 में स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। तो याद रखिएगा, 1906 में स्थापित किया जाता है बंगाल नेशनल कॉलेज। इसका प्रधानाचार्य किसे नियुक्त किया जाता है, अरविंद घोष को नियुक्त किया जाता है। यह जो कॉलेज था, इसका उद्देश्य था लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रोत्साहन तथा भारत की स्थिति तथा संस्कृति से संबद्ध शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना। इसके अलावा अरविंद घोष ने वंदे मातरम नामक पत्र का कई वर्षों तक संपादन भी किया। तो यह किस पत्र से संबंधित है, तो वंदे मातरम संबंधित है। इस पत्र के माध्यम, अर्थात वंदे मातरम पत्र के माध्यम से अरविंद घोष ने स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक संपादकीय लेखों का प्रकाशन किया। इन लेखों में इन्होंने हड़ताल एवं राष्ट्र शिक्षा इत्यादि के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहन एवं समर्थन किए जाने की वकालत की।
इन्हें अपने कार्यों में जतेंद्रनाथ बनर्जी एवं वीरेंद्र कुमार घोष से महत्वपूर्ण सहायता मिली। उल्लेखनीय है कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वो जतेंद्रनाथ बनर्जी एवं वीरेंद्र कुमार घोष के द्वारा की गई थी। अब बात कर लेते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी के संबंध में। तो ये उदारवादी विचारधारा के समर्थक राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने द बंगाली जैसे पत्रों के माध्यम से सरकार की प्रेस विरोधी नीतियों के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाया। तो द बंगाली से संबंधित कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इन्होंने अनेक सभाओं को भी संबोधित किया। कृष्ण कुमार मित्र एवं नरेंद्र कुमार सेन जो हैं इनके प्रमुख सहयोगी थे। अब अगला नाम आता है अश्विनी कुमार दत्त का। तो यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। ये एक स्कूल शिक्षक थे, जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देने हेतु स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना की। तो याद रखिएगा, स्वदेशी बांधव सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा की गई थी। इन्होंने वारिसल के मुस्लिम काश्तकारों द्वारा चलाए गए आंदोलन का नेतृत्व भी किया। तो वारिसल ही एक महत्वपूर्ण स्थान था जहाँ पर मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था इस आंदोलन में। आगे नाम आता है प्रमथनाथ मित्र, वीरेंद्र कुमार घोष, जतिननाथ मुखर्जी। तो इन तीनों ने मिलकर कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। किसके द्वारा? तो इसमें तीन नाम प्रमुख थे। एक थे प्रमथनाथ मित्र, दूसरे वीरेंद्र कुमार घोष, तीसरे जतिननाथ मुखर्जी। अब बात कर लेते हैं गोपाल कृष्ण गोखले की। तो 1905 में बनारस में संपन्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। और 1906 में कौन किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इन्होंने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। ये उदारवादी राष्ट्रवादी नेता थे। अगला नाम आता है अब्दुल हालिम गजनवी का। तो ये पेशे से जमींदार एवं वकील थे। इन्होंने कई स्वदेशी उद्योगों की स्थापना की तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को बंगाल से बाहर प्रसारित करने में अरविंद घोष की सहायता की। अबुल कलाम आज़ाद जो है इनके मुख्य सहयोगी थे। अब बात आती है दादा भाई नौरोजी की। तो इन्होंने कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। तो 1905 में कहाँ होता है? बनारस में होता है। उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। 1906 में कहाँ होता है? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इसी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ थी। आगे बात कर लेते हैं आचार्य पीसी राय के बारे में। किसके बारे में? पीसी राय के संबंध में। तो इन्होंने कलकत्ता केमिकल्स की स्थापना की तथा स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। तो इनका नाम याद रखिएगा, आचार्य पीसी राय के बारे में। इन्होंने जिस कलकत्ता केमिकल की स्थापना की वह वर्तमान में क्या है? नाम बदल करके एक सरकारी संस्था है। आगे बात कर लेते हैं मुकुंद दास, रजनीकांत सेन, द्विजेंद्र लाल राय, गिरीन्द्र मोहिनी दोषी, सैयद अबू मोहम्मद। इन लोगों ने इन्होंने स्वदेशी की तर्ज पर अनेक देशभक्तिपूर्ण गीतों की रचना की। गिरीश चंद्र घोष, क्षीरोद्रे प्रसाद, विद्या विनोद एवं अमृतलाल बोस नाटककार थे, जिन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से स्वदेशी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने अपने तरीके से, नाटककार होने के तरीके से इन्होंने इस चीज़ को प्रोत्साहित किया था। अब बात आती है अश्विनी कुमार बनर्जी के बारे में। तो इनके बारे में देख लेते हैं। तो यह एक स्वदेशी कार्यकर्ता थे। इन्होंने भारतीय जूट मिल के श्रमिकों द्वारा अगस्त 1906 में बजबज नामक स्थान पर, कहाँ पर? बजबज नामक स्थान में भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो याद रखिएगा, भारतीय मिल हैंड्स यूनियन की स्थापना कहाँ पर होती है? 1906 में होती है, बजबज नामक स्थान पर। और इससे संबंधित कौन थे? अश्विनी कुमार बनर्जी जी। अब बात करते हैं सतीश चंद्र मुखर्जी की। तो इन्होंने अपनी डाउन सोसाइटी के माध्यम से, तो याद रखिएगा डाउन सोसाइटी संबंधित कौन थे? सतीश चंद्र मुखर्जी। तो इन्होंने अपनी डाउन सोसाइटी के माध्यम से स्वदेशी प्रयासों द्वारा शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने तथा उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। अब नाम आता है मोतीलाल घोष के बारे में। तो ये जो थे ये अमृत बाजार पत्रिका समूह से संबद्ध थे। ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे तथा इन्होंने भारतीयों में अपने उत्तेजक एवं देशभक्तिपूर्ण लेखों के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया। तो याद रखिएगा, मोतीलाल घोष जो हैं ये उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे। इसके आगे चलते हैं ब्रह्म बांधव उपाध्याय। इन्होंने अपने संध्या एवं युगांतर नामक पत्रों के माध्यम से स्वराज एवं स्वदेशी को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। परीक्षा में कई बार संध्या एवं युगांतर ये पत्र के माध्यम से पूछा जाता है, या ये जो पत्रिका है। तो याद रखिएगा इससे संबंधित कौन थे? संध्या एवं युगांतर से तो ब्रह्म बांधव उपाध्याय जी संबंधित थे। आगे बात कर लेते हैं जोगेंद्र चंद्र। तो ये जोगेंद्र चंद्र के बारे में बात करें यदि, तो इन्होंने मार्च 1904 में
कोष एकत्रित करने हेतु, मतलब फंड एकत्रित करने हेतु एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य भारतीय छात्रों को तकनीकी एवं औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजना था। अब आगे नाम आता है मनीन्द्र नंदी की। किसका? मनीन्द्र नंदी। तो ये कासिम बाजार के जमींदार थे। इन्होंने स्वदेशी को बढ़ावा देने हेतु अनेक उद्योगों की स्थापना की। अगला नाम आता है काली शंकर शुक्ल का। तो इन्होंने स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में अनेक पंपलेट प्रकाशित किए तथा नए औद्योगिक वर्ग से आग्रह किया कि वे भारतीय हितों के पक्ष पोषण हेतु विशिष्ट प्रकार के व्यवसायों का विकास करें। अगला नाम आता है सुंदरलाल का। तो सुंदरलाल जो हैं ये उत्तर प्रदेश के एक छात्र नेता थे। कालांतर में इनका रुझान जो है उग्रवाद की ओर हो गया। अगला नाम आता है कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता का। कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता। तो इन्होंने पाटीदार युवक मंडल के माध्यम से संगठनात्मक कार्य प्रारंभ किए। तो याद रखिएगा, पाटीदार युवक मंडल से संबंधित कौन थे? कुंवर जी मेहता एवं कल्याणी मेहता। अगला नाम आता है लाला हरकिशन लाल। किसका? लाला हरकिशन लाल का। तो इन्होंने ब्रह्म समाज पर आधारित संगठन के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। इस संगठन ने ट्रिब्यून, कौन सा? तो इस पत्रिका का नाम याद रखिएगा, ट्रिब्यून नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो याद रखिएगा, ट्रिब्यून पत्रिका या समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो जो ब्रह्म समाज पर आधारित पंजाब में स्वदेशी आंदोलन था, ये लाला हरकिशन लाल के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। इसके अलावा इन्होंने, लाला हरकिशन लाल ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी की थी। तो यह महत्वपूर्ण घटना है। तो पूछा जा सकता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरकिशन लाल के द्वारा। अगला नाम आता है मोहम्मद शफी एवं फजल ए हसन। किसका? मोहम्मद शफी एवं फजल ए हसन। तो ये दोनों पंजाब के मुस्लिम नेता थे जो रचनात्मक स्वदेशी कार्यक्रम से संबद्ध थे। अगला नाम आता है बी कृष्णस्वामी अय्यर का। तो इनके बारे में बात करें तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के मायलापोर, कौन सा? मायलापोर ग्रुप। तो इस ग्रुप का नाम याद रखिएगा, मायलापोर ग्रुप के प्रमुख थे। कौन? बी कृष्णस्वामी अय्यर। अगला नाम आता है जी सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम एवं एम कृष्णा राव। दोबारा नाम सुन लीजिए, जे सुब्रमण्यम अय्यर, टी प्रकाशम एवं एम कृष्णा राव। ये सभी दक्षिण भारत के प्रमुख नेताओं में से थे, किंतु बी के अय्यर से इनके तीव्र मतभेद थे। टी प्रकाशम एवं कृष्ण राव ने मिलकर के 1904 में मसूलीपट्टनम में किस्तना, कौन सी पत्रिका? किस्तना, यह नाम याद रखिएगा, किस्तना पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया 1904 में मसूलीपट्टनम से। अगला नाम है सुब्रमण्यम भारती का। तो ये एक प्रख्यात कवि और तमिल क्रांतिकारी समूह के सदस्य थे। तमिल क्षेत्रों में राष्ट्रवादी भावनाओं के उत्थान एवं प्रसार में इन्होंने प्रशंसनीय भूमिका निभाई। अगला नाम आता है प्रभात कुसुम राय चौधरी और अपूर्व कुमार घोष का। प्रभात कुसुम राय चौधरी एवं अपूर्व कुमार घोष। तो ये दोनों पेशे से वकील थे तथा इन्होंने मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम है प्रीमतोष। कौन? प्रीमतोष घोष। तो यह नाम याद रखिएगा, प्रीमतोष घोष। यह एक अन्य प्रमुख मजदूर नेता थे। इसके बाद आते हैं हेमचंद्र कानूनगो। कौन? हेमचंद्र कानूनगो। इनकी गणना देश के प्रथम क्रांतिकारी नेताओं में होती है। आतंकवादी गतिविधियों के प्रशिक्षण हेतु ये पेरिस गए। इन्होंने पेरिस से लौटने के पश्चात कलकत्ता में एक बम कारखाना एवं धार्मिक स्कूल की स्थापना की। अगला नाम आता है प्रफुल्ल चाकी। किसका? प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस। तो ये नाम प्रमुख हैं। ये दोनों क्रांतिकारी जो थे राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 30 अप्रैल को कनेडी की गाड़ी पर बम फेंका, जिसके बाद खुदीराम बोस ने खुद को मार लिया था और प्रफुल्ल चाकी को फांसी की सजा दी गई थी। आगे है पुलिनदास। इन्होंने दक्कन अनुशीलन की स्थापना की। ये 12 डकैती कांड से भी संबंधित थे। आगे बात कर लेते हैं मदन मोहन मालवीय एवं मोतीलाल नेहरू के बारे में। तो ये प्रांतीय स्वायत्ता एवं गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। किसके? ये प्रांतीय स्वायत्ता एवं गैर राजनीतिक स्वदेशी आंदोलन के पक्षधर थे। अब अगला नाम आता है सचिंद्रनाथ सन्याल के बारे में। तो इनके बारे में बात करें तो ये एक बनारस के क्रांतिकारी थे, जिन पर एम सामाध्यक्ष के विचारों का गहरा प्रभाव था। एम सामाध्यक्ष संस्था के संपादक थे। तो यदि विभिन्न जो पत्रिकाएं उस समय की थी क्रांतिकारी, उसमें संध्या का भी नाम आता है। तो संध्या के संपादक कौन थे? एम सामाध्यक्ष। आगे बात करते हैं सावरकर बंधु की। तो इन्होंने महाराष्ट्र के कपड़ा मिल मालिकों से धोतियों को अत्यंत कम दाम में बेचने का आग्रह किया। तो यह तो जो स्वदेशी आंदोलन था इससे संबंध, स्वदेशी आंदोलन आपका कब होता है?
1905 के दौरान। तो स्वदेशी आंदोलन संबंध जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे उनके बारे में बात की। अब हम लोग बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन संबंध जो महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। तो असहयोग आंदोलन के सबसे जो प्रमुख नेता थे वो महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो मार्च 1920 में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने अहिंसक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की। गांधी जी असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता थे। इन्होंने लोगों से स्वदेशी सिद्धांत तथा प्रवृत्तियों को अपनाने का आग्रह किया, जिसमें चरखे का प्रयोग, सूत काटना तथा छुआछूत को दूर करने जैसी बातें सम्मिलित थीं। वर्ष 1921 में इन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लाखों लोगों को संबोधित किया। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक, डेट एग्जैक्ट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 में, तो 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसा की घटनाओं के मद्देनजर इन्होंने अपना जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस ले लिया। आगे बात कर लेते हैं CR दास के बारे में। तो CR दास के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा, CR दास जो सुभाष चंद्र बोस के गुरु भी माने जाते हैं। यदि पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस के गुरु कौन रहे हैं तो CR दास थे। कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के पक्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कालांतर में आंदोलन प्रारंभ होने पर अपना सक्रिय योगदान दिया। ये एक प्रख्यात वकील थे, किंतु आंदोलन के पक्ष में इन्होंने अपनी वकालत का परित्याग कर दिया। इनके 3 प्रमुख सहयोगी थे, मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ शैमसल, चटगांव में JM सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। कौन कौन? मिदनापुर में वीरेंद्रनाथ शैमसल, चटगांव में JM सेनगुप्ता और कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस। अपने इन सहयोगियों के साथ मिलकर CR दास ने हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। अब अगला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किसान सभा के गठन एवं क्रियाकलापों में सहयोग प्रदान किया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिए जाने के निर्णय का इन्होंने तीव्र विरोध किया था। अगला नाम आता है JM सेनगुप्ता का। किसका? JM सेनगुप्ता। ये बंगाली राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने असम के चाय बागानों के मजदूरों की हड़ताल एवं उनकी मांगों का उनको पूर्ण समर्थन प्रदान किया। अगला नाम आता है बसंती देवी का। तो बसंती देवी जो थी ये CR दास की पत्नी थी और 1921 में गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक थी। तो यह महत्वपूर्ण कथन है, इसको याद रखिएगा बसंती देवी के बारे में। बसंती देवी कौन थी? CR दास की पत्नी थी और 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसमें गिरफ्तार होने वाले स्वयंसेवकों में ये पहली महिला स्वयंसेवक थी। तो यह पूछा जाता है कि पहली महिला स्वयंसेवक थी, इस तरह कई बार पूछ लेता है। अगला है वीरेंद्रनाथ शैमसल के बारे में। तो वीरेंद्रनाथ शैमसल इन्होंने मिदनापुर के कोंताई और तामलुक सब डिवीजनों में यूनियन बोर्ड विरोधी प्रदर्शनों को संगठित किया। नवंबर-दिसंबर 1921 में इन्होंने मिदनापुर में कर न अदायगी अभियान चलाया। तो 1921 में मिदनापुर में कर न अदायगी अभियान किसने चलाया? तो वीरेंद्रनाथ शैमसल ने चलाया था। और ये वीरेंद्रनाथ शैमसल जो थे वो मिदनापुर में CR दास के क्या थे? सहयोगी थे। आगे बात करते हैं जितेंद्रनाथ बनर्जी की। इन्होंने बोगरा, पावना एवं बीरभूम, कहाँ बोगरा, पावना एवं बीरभूम में 1921 में चलाए गए बंदोबस्त अभियान, कौन सा अभियान? बंदोबस्त अभियान के विरुद्ध किसानों को संगठित किया। अगला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। यह भी जो है CR दास के सहयोगी थे। तो इन्होंने असहयोग आंदोलन को पूर्ण सहयोग प्रदान किया तथा इसके समर्थन में सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। इन्हें कलकत्ता के नेशनल कॉलेज में प्राचार्य नियुक्त किया गया और ये कलकत्ता के मेयर भी बाद में होते हैं। अगला नाम आता है अली बंधु का। अली बंधु में आपके 2 लोग हैं, 2 भाई थे। कौन कौन? शौकत अली और मोहम्मद अली। तो याद रखिएगा अली बंधु यदि कहा जाए तो 2 लोग थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो खिलाफत आंदोलन के इन दोनों नेताओं ने गांधी जी को उनके भारत भ्रमण में सहयोग पहुंचाया तथा आंदोलन को पूर्ण समर्थन प्रदान किया। आंदोलन के प्रसार में भी इन दोनों नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली ने घोषणा की कि किसी भी मुसलमान का ब्रिटिश सेना में रहना धर्म विरुद्ध है। बाद में इन दोनों को हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया गया। तो जो खिलाफत मूवमेंट चलता है उसके अग्रगण्य नेता थे ये अली बंधु। अब बात कर लेते हैं मोतीलाल नेहरू के बारे में। तो गांधी जी द्वारा असहयोग के आग्रह के कारण इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी और 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तत्कालीन अन्य प्रसिद्ध वकील जिन्होंने आंदोलन के समर्थन में अर्थात असहयोग आंदोलन के समर्थन में अपनी वकालत छोड़ी थी उनमें M.R. जयकर, सैफुद्दीन किचलू, वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी, T. प्रकाशम एवं आसफ अली इत्यादि प्रमुख नाम हैं। इन प्रसिद्ध वकीलों के अपने पेशे से त्यागपत्र देने के कारण तत्कालीन अन्य भारतीय जो सरकारी सेवाओं एवं सरकारी संस्थाओं से संबंध विच्छेद कर आंदोलन की मुख्य धारा से जुड़े थे उनमें राष्ट्रवादी भावनाओं का अभूतपूर्व संचार हुआ।
अब बात कर लेते हैं लाला लाजपत राय के बारे में। प्रारंभ में लाला लाजपत राय असहयोग की नीति से सहमत नहीं थे तथा शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार की नीति का विरोध कर रहे थे, किंतु बाद में वे आंदोलन का समर्थन करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने 1922 में आंदोलन वापस लिए जाने के निर्णय का तीव्र विरोध भी किया। अब बात आती है राजेंद्र प्रसाद की। तो इन्होंने बिहार में असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो इन्होंने गुजरात में असहयोग आंदोलन के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका मत था कि असहयोग की नीति क्रांतिकारी आतंकवाद की अपेक्षा उपयुक्त नीति है तथा इसी के माध्यम से साम्राज्यवादी शासन को समाप्त किया जा सकता है। अगला नाम है मोतीलाल तेजावत का। किसका? मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल तेजावत का। तो इन्होंने असहयोग की गतिविधियों को सक्रिय करने हेतु भीलों को, भील जनजाति है तो भीलों को संगठित किया तथा भील आंदोलन को अपना समर्थन दिया। अगला नाम आता है अलूरी सीताराम राजू का। अलूरी सीताराम राजू, इन्होंने आंध्र में जनजातियों को संगठित किया तथा उनकी मांगों को असहयोग आंदोलन से जोड़कर जनजातीय क्षेत्रों में असहयोग की भावना के प्रचार में महत्वपूर्ण कार्य किया। अगला नाम आता है हसरत मोहानी का। तो हसरत मोहानी ये खिलाफत के नेता थे। इन्होंने अली बंधु की गिरफ्तारी की निंदा की तथा भारत को पूर्ण आज़ादी दिए जाने की मांग की, हसरत मोहानी ने। आगे है पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमुना दास द्वारकादास, कोवा साजी जहांगीर, फ्रोजे सेथना एवं शीतलवाद। तो दोबारा नाम बोल देता हूँ, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, दूसरे हैं जमुना दास द्वारकादास, तीसरे हैं कोवास जी, क्या नाम है इनका ये लिख दे रहा हूँ, कोवास जी जहांगीर, फ्रोजे शेथना और अगले हैं शीतलवाद। तो ये सभी औद्योगिक एवं व्यापारिक वर्ग से संबंध थे, एक प्रकार से बिजनेसमैन थे। इन्होंने 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना की थी। मतलब ये लोग असहयोग आंदोलन के क्या थे? विरोध में थे। तो 1920 में असहयोग विरोधी एसोसिएशन की स्थापना की इन्होंने। आगे है कुन्हमद, क्या नाम है लिख दे रहा हूँ, कुन्हमद काजी, काला थिंगल मामद, अली मुसलियार, सीथी कोया थंगल एवं इम्बेची कोया थंगल। इन सभी ने विभिन्न स्थानों में स्थापित खिलाफत गणराज्यों के अध्यक्षों की भूमिका निभाई। आगे हैं के माधवन नायर, यू गोपाला मेनन, याकूब हसन एवं पी मोइनुद्दीन कोया। ये सभी खिलाफत के नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन को अपना महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया तथा फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला नाम आता है मोहम्मद उस्मान का। तो मोहम्मद उस्मान ये एक अन्य खिलाफत प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने कलकत्ता में अनेक स्वयंसेवी संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों को संगठित किया। अगला नाम है स्वामी विश्वानंद। क्या नाम था? स्वामी विश्वानंद। तो इन्हें रामजस अग्रवाल नामक एक मारवाड़ी खाद्यान्न कार्यकर्ता का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। स्वामी विश्वानंद ने स्वामी दर्शनानंद के साथ मिलकर के असहयोग आंदोलन के समर्थन में रानीगंज एवं झरिया की अनेक कोयला एवं खनिजों की खानों में मजदूरों को संगठित किया। अगला नाम है किशन सिंह एवं मोटा सिंह का। इन्होंने जालंधर एवं होशियारपुर में 1921 में बड़बर अकाली दल, कौन सा, इसका नाम याद रखिएगा, बड़बर अकाली दल का गठन किया तथा कर न अदायगी आंदोलन चलाया। कहाँ पर? जालंधर और होशियारपुर में। असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में इन दोनों की, किशन सिंह और मोटा सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगला नाम है जयराम दास दौलतराम। ये महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तथा इन्होंने असहयोग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आता है स्वामी गोविंदानंद। क्या नाम है? स्वामी गोविंदानंद। ये गांधी जी के कट्टर समर्थक थे। राजद्रोह के आरोप में मई 1921 में इन्हें 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में कांग्रेस के विरोधी हो गए। अब आगे है S.A. डांगे, R.S. निमंकर, B.D. सथाए, R.V. नादकर्णी, S.B. देशपांडे एवं K.N. जोगलेकर। दोबारा नाम पढ़ दे रहा हूँ, S.A. डांगे, R.S. निमंकर, B.D. सथाए, R.V. नादकर्णी, S.B. देशपांडे एवं K.N. जोगलेकर। ये सभी सिद्धांतवादी छात्र समूहों से संबद्ध थे तथा आंदोलन को प्रोत्साहित करने में इन्होंने सक्रिय योगदान किया, किंतु ये गांधीवादी विचारों की तर्ज पर अपने कार्यक्रमों को चलाने के समर्थक नहीं थे। ये सभी आरवी लोटवाला, कौन से? आरवी लोटवाला नामक एक समाजवादी करोड़पति व्यवसायी से अत्यधिक प्रेरित थे।
S.A. डांगे ने 1921 में गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक लिखी। तो याद रखिएगा, गांधी वर्सेस लेनिन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी 1921 में? तो S.A. डांगे के द्वारा। इस पुस्तक में डांगे ने कारखानों के राष्ट्रीयकरण, जमींदारी भूमि को काश्तकारों के मध्य वितरित करने तथा स्वराज की स्थापना की वकालत की। अगला नाम आता है धीरू विक्का की। धीरू विक्का, तो इन्होंने मजदूर आंदोलनों को प्रोत्साहित किया तथा बकिंघम एवं कर्नाटक कपड़ा मिलों में जुलाई से अक्टूबर 1921 तक चलने वाली हड़तालों को सक्रिय सहयोग प्रदान किया। अगला नाम है सिंगारवेलु चेट्टियार। कौन? सिंगारवेलु चेट्टियार। तो ये मद्रास के एक प्रसिद्ध वकील तथा मजदूर संगठनकर्ता थे। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मजदूरों के उदय में प्रशंसनीय भूमिका निभाई। ये दक्षिण भारत के प्रथम साम्यवादी थे। ये अहिंसक आंदोलन की नीति को पूंजीवादी एकाधिकार के विरुद्ध प्रयोग किए जाने के समर्थक थे। आगे हैं कोंडा, लिख दे रहा हूँ, कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम एवं पट्टाभी सीतारमैया। तो ये चार लोग हैं। कौन कौन से? कोंडा वेंकटापाया, ए कालेश्वर राव, टी प्रकाशम एवं पट्टाभी सीतारमैया। इन सभी ने आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। आगे हैं दुग्गी राला गोपाल कृष्णैया। क्या नाम है? दुग्गी राला गोपाल कृष्णैया। तो इन्होंने गंटूर जिले के चिराला पाराला नामक छोटे से शहर के निवासियों को सरकार द्वारा शहर में नगर पालिका के निर्माण के प्रस्ताव तथा स्थानीय करों में वृद्धि करने के विरुद्ध प्रदर्शन करने हेतु संगठित किया। अगला नाम आता है एनसी बारदोलोई। क्या नाम है इनका? बारदोलोई। ठीक है, एनसी बारदोलोई। ये असम के कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, किंतु ये बागानों में हड़ताल किए जाने के विरोधी थे क्योंकि ये स्वयं एक बागान मालिक थे। अगला नाम आता है अंबिका गिरी राय चौधरी का। अंबिका गिरी राय चौधरी ये असम केसरी के नाम से विख्यात थी। ये पूछा जाए कि असम केसरी के नाम से विख्यात कौन थी? तो अंबिका गिरी राय चौधरी। असमिया लोगों पर इनके व्यक्तित्व की गहरी छाप थी। इन्होंने असम वासियों में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आता है मुजफ्फर अहमद का। तो मुजफ्फर अहमद, इन्होंने कलकत्ता में प्रारंभिक साम्यवादी संगठन की स्थापना की। M.N. राव, क्या नाम था? M.N. राय तथा नलिनी गुप्ता के विचारों का इन पर गहरा प्रभाव था। तो ये दोनों ही क्या थे? साम्यवादी थे, M.N. राय और नलिनी गुप्ता। अगला नाम आता है सोमेश्वर प्रसाद चौधरी। ये कलकत्ता के एक छात्र नेता थे जिन्होंने राजस्वकी, लिख दे रहा हूँ, राजसकी नदिया तथा पवाना मुर्शिदाबाद सीमा क्षेत्र में नील की बलपूर्वक खेती कराए जाने का विरोध कर रहे किसानों को संगठित किया। आगे हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, गणेश शंकर विद्यार्थी, गोविंद वल्लभ पंत एवं लाल बहादुर शास्त्री। इन सभी ने अपना राजनीतिक जीवन जो है वो 1920-21 के समय प्रारंभ किया। यह वह समय था जब असहयोग आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। अगला नाम है प्रेमचंद का। तो प्रख्यात उपन्यासकार, फरवरी 1921 में इन्होंने गोरखपुर सरकारी स्कूल से त्यागपत्र दे दिया। ये शिक्षक थे तथा आज नामक पत्र के प्रकाशन से जुड़ गए। कौन सा पत्र? आज नामक पत्र के प्रकाशन से जुड़ गए। इनके उपन्यासों प्रेमाश्रम एवं रंगभूमि में गांधीवादी सिद्धांत तथा मूल्यों की झलक दिखाई देती है। प्रेमचंद्र ने असहयोग को स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। प्रेमचंद जी ने असहयोग को स्वतंत्रता हासिल करने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम बताया। तो याद रखिएगा, प्रेमचंद जो है वो आपके असहयोग आंदोलन से संबंधित थे और लाल बहादुर शास्त्री भी संबंधित थे। बाबा रामचंद्र, तो बाबा रामचंद्र इन्होंने दक्षिण अवध तथा दक्षिण पूर्वी अवध में विभिन्न किसान विद्रोहों को संगठित किया तथा इन किसान विद्रोहों को असहयोग आंदोलन से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फरवरी 1921 में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अगला नाम आता है ए शाह नईम का। ए शाह नईम, तो इन्होंने स्वयं को सालोन का राजा, कहाँ का? सालोन का राजा घोषित किया तथा कर न अदा करने का आंदोलन चलाया। अगला नाम आता है M.N. राय का। M.N. राय, तो ये एक साम्यवादी नेता थे। इन्होंने बैगार्ड, क्या नाम है? बैगार्ड नामक साम्यवादी पत्र का संपादन भी किया। इन्होंने सत्र न्यायालय द्वारा चौरी चौरा घटना से संबद्ध 225 लोगों में से 172 लोगों की फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण कहा तथा इसकी भर्त्सना की। बाद में न्यायालय ने अपना फैसला बदलकर 19 को मृत्युदंड दिया तथा शेष को देश से निर्वासित कर दिया। मतलब जहां 172 को दे रहे थे वहां वो 19 को ही केवल मृत्युदंड दिया।
आगे बात करते हैं भगवान अहीर के बारे में। भगवान अहीर ये गोरखपुर के एक सैन्य पेंशन भोगी नागरिक थे जिन्हें पुलिस द्वारा बुरी तरह पीटा गया। इस घटना से गोरखपुर में साम्राज्यवादी विरोधी भावनाएं भड़क उठी तथा इसकी परिणित द्वारा किसानों द्वारा चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों की हत्या के रूप में हुई। तो मतलब जो चौरी चौरा जो घटना हुई थी उसके एक महत्वपूर्ण जो पात्र थे वो कौन थे? भगवान अहीर थे, क्योंकि इनको पुलिस वालों ने पीटा था तो किसानों ने मिल करके जो वहाँ की पुलिस चौकी थी उसमें 22 पुलिसकर्मियों को बंद करके जला के मार दिया था। आगे बात कर लेते हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित। अभी तक हमने असहयोग आंदोलन संबंधित जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में बात की। अब हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में। तो यहाँ भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जो सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी ने मुट्ठी भर नमक बना करके नमक कानून तोड़ा तथा औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। इससे पहले वे 5 अप्रैल को साबरमती आश्रम से डांडी पहुंचे तथा अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। तो यह यात्रा जो है आपकी 12 मार्च से प्रारंभ हुई थी और 5 अप्रैल को पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को ये नमक कानून तोड़ते हैं। तो डांडी पहुंचकर, कहाँ से? साबरमती से चले थे और डांडी पहुंचते हैं। तो डांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक के निर्माण कर सरकार द्वारा आरोपित किए गए नमक कानून की अवज्ञा की। महात्मा गांधी इस आंदोलन के सबसे मुख्य पात्र थे तथा उनके कार्यों एवं विचारों ने लाखों देशवासियों को प्रभावित किया। उनका मुख्य जोर इस बात पर था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में सभी भारतीय, मुख्यतः सबसे निचले तबके के लोग सक्रियता से भागीदारी निभाएं। अब बात कर लेते हैं सी राजगोपालाचारी के बारे में। तो इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में त्रिजनापल्ली से वेदराण्यम, कहाँ तक? त्रिजनापल्ली से वेदारण्यम, नाम लिख दे रहा हूँ, वेदारण्यम। तो याद रखिएगा कहाँ से? त्रिजनापल्ली से वेदारण्यम तक नमक सत्याग्रहों की यात्रा का नेतृत्व किया और 30 अप्रैल 1930 को ये पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। अगला नाम आता है के किलप्पन का। तो के किलप्पन ये नायर कांग्रेसी नेता थे। इन्होंने वाईकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया तथा सरकारी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर, कहाँ तक? कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की। तो याद रखिएगा सी गोपालाचारी ने कहाँ तक यात्रा की थी? तो उन्होंने यात्रा की थी त्रिजनापल्ली से वेदराण्यम तक और इन्होंने यात्रा की उसी नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक और वाईकोम सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला नाम आता है जवाहरलाल नेहरू का। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से सक्रियता से जुड़े हुए थे। सरकारी नमक कानून की अवज्ञा के आरोप में 17 अप्रैल 1930 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने एक आधारभूत कृषि कार्यक्रम बनाया तथा संविधान सभा के गठन की मांग की। अगला नाम आता है पी कृष्णा पिल्लई। तो पी कृष्णा पिल्लई के बारे में बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को पूरे देश में फहराए जाने की अपील की तथा 17 अप्रैल 1930 को कालीकट के तट पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की भर्त्सना की। बाद में उन्होंने केरल कम्युनिस्ट आंदोलन को संगठित किया। अगला नाम आता है खान अब्दुल गफ्फार खान। इन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, कहाँ पर? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में स्वयंसेवियों का एक संगठन बनाया जिसे खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। बादशाह खान एवं उनके संगठन खुदाई खिदमतगार ने, इनको बादशाह खान भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो बादशाह खान एवं उनके संगठन खुदाई खिदमतगार ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आता है सरोजनी नायडू का। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम भारतीय महिला थी। तो याद रखिए दो डिफरेंस है। एक अगर कहा जाता है कि पहली महिला तो वो दूसरी थी, एनी बेसेंट थी, जबकि यदि कहा जाता है प्रथम भारतीय महिला तो वो सरोजनी नायडू थी। एनी बेसेंट जो है आपका 1917 में बनती हैं और ये जो है आपका 1925 में बनती हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू, इन्होंने धरसणा नामक, कहाँ पर यह पूछा जाता है, धरसाणा नामक स्थान में नमक सत्याग्रहियों के जुलूस का नेतृत्व किया तथा सरकारी नमक कारखाने के सम्मुख तीव्र प्रदर्शन किया। धरसाणा में नमक आंदोलनकारियों में गांधी जी के पुत्र मणिलाल तथा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में निकट सहयोगी रहे इमाम साहब का नाम भी उल्लेखनीय है। तो याद रखिएगा यहाँ पर धरसाणा आंदोलन से कौन, मतलब धरसाणा में जो विरोध प्रदर्शन होता है उससे कौन संबंधित है? सरोजनी नायडू, गांधी जी के पुत्र मणिलाल और उनके सहयोगी, गांधी जी के सहयोगी जो थे इमाम साहब। अगला नाम आता है सूर्यसेन का। तो इनके चटगांव विद्रोह ग्रुप ने 2 सरकारी सत्याग्रहों पर
आक्रमण किया तथा प्रांतीय सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। इन्होंने भारतीय गणराज्य की सेना के नाम से एक घोषणा जारी की तथा भारतीयों से ब्रिटिश शासन की नीतियों के विरुद्ध विद्रोह करने की अपील की। अब्बास तैयब जी, तो अब्बास तैयब जी इनके बारे में बात करें तो ये बम्बई के एक मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने गांधी जी की गिरफ्तारी के उपरांत उनका स्थान लिया था, लेकिन बाद में सरकार ने इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। अब बात कर लेते हैं अंबालाल साराभाई एवं कस्तूरभाई लाल भाई का। अंबालाल साराभाई और कस्तूरभाई लाल भाई का, तो इन्होंने कांग्रेस तथा बॉम्बे मिल मालिकों एवं उद्योगपतियों के मध्य गतिरोध को दूर करने के मोतीलाल नेहरू द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूर्ण समर्थन किया। प्रसिद्ध उद्योगपतियों यथा जीडी बिड़ला जिन्होंने 1 से 5 लाख तक दान में दिए, जमनालाल बजाज जिन्होंने कई वर्षों तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष का दायित्व संभाला, बंबई में गांधी जी के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, होमी मोदी, बालचंद हीराचंद, लालजी नारंगी, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास एवं लाला श्रीराम इत्यादि ने आंदोलन के प्रथम चरण में उसे प्रशंसनीय असहयोग प्रदान किया। मार्च 1931 में बॉम्बे मिल ओनर्स एसोसिएशन की अध्यक्षीय भाषण में 1931 में बॉम्बे मिल ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्षीय भाषण में होमी मोदी ने कहा कि यद्यपि स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु इसकी हड़तालों तथा प्रदर्शनों की रणनीति से भारतीय उद्योग एवं व्यवसाय जगत पर बुरा प्रभाव भी पड़ा है। नारंगी एवं ठाकुरदास जिनकी 1921 के दौर में आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, मांग की कि वित्त, मुद्रा, बजट नीति एवं रेलवे से संबंधित नीतियों में भारत का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। हालांकि सितंबर 1930 के पश्चात आंदोलन को समर्थन प्रदान करने में उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के रूप में उल्लेखनीय कमी आई। तो यह महत्वपूर्ण घटना थी कि जब ये आपका असहयोग आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये जो उद्योगपति पहले पूर्ण समर्थन कर रहे थे, तो इनका समर्थन में कमी आती है। इस समयावधि में अनेक बार उद्योगपतियों कांग्रेस के मध्य तीव्र मतभेद दर्ज किए गए। आगे बात करते हैं चंद्रप्रभा सैकियानी के बारे में। कौन? चंद्रप्रभा सैकियानी। इन्होंने असम के कद्दारी गांववासियों, कौन से? कद्दारी गांववासियों को सरकारी वन कानूनों के उल्लंघन हेतु प्रेरित किया। अब बात कर लेते हैं आगे सुभाष चंद्र बोस एवं जे.एम. सेनगुप्ता के बारे में। तो इन्होंने बंगाल कांग्रेस के एक धड़े के रूप में प्रतिद्वंदी संगठन की स्थापना की तथा सविनय अवज्ञा के प्रसार में सराहनीय योगदान दिया। मई 1933 में गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगित किए जाने के निर्णय की सुभाष चंद्र बोस ने कड़ी आलोचना की। विट्ठल भाई पटेल ने भी सुभाष चंद्र बोस के विचारों को पूर्ण समर्थन दिया। आगे बात कर लेते हैं बोंगा माझी एवं सोमरा माझी के बारे में। तो इन्होंने बिहार के हजारीबाग क्षेत्र में आंदोलन के प्रसार था उसे लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आता है कालका प्रसाद का। तो ये रायबरेली के स्थानीय नेता थे जिन्होंने कर न अदायगी आंदोलन को प्रोत्साहित किया। अगला नाम है संती एवं सुनील चौधरी का। किसका? संती एवं सुनील चौधरी। तो इन्होंने तिप्पेरा के, कहाँ के? तिप्पेरा के जिलाधिकारी स्टीवन की हत्या कर दी। इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि यह घटना तत्कालीन क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं के प्रवेश की परिचायक थी। अगला है सेठ अचल सिंह। सेठ अचल सिंह ये एक राष्ट्रवादी जमींदार थे। इन्होंने आगरा में ग्राम सेवा संघ का वित्तपोषण किया। किसका? ग्राम सेवा संघ का वित्तपोषण किया तथा क्षेत्रीय सांप्रदायिक दंगों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अहिंसा की नीति के कट्टर समर्थक थे। अगला नाम आता है शेख अब्दुल्ला का। तो शेख अब्दुल्ला ये एक मुस्लिम स्नातक थे जिन्होंने बाद में उपनिवेश के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता अपना लिया। 31 मार्च 1931 को शेख अब्दुल्ला ने श्रीनगर जेल पर आक्रमण किया जहां पुलिस फायरिंग में 21 बंदी मारे गए। इनका पीएन बजाज के नेतृत्व में जम्मू हिंदू मेहमान विरोधी संगठन से भी गहन संबंध था या गहन संपर्क था। अगला नाम आता है मोहम्मद यासीन खान। तो मोहम्मद यासीन खान ये पंजाब के एक मुस्लिम नेता थे। इन्होंने महाराजा जय सिंह समाई द्वारा लगान में वृद्धि, बेगार तथा जंगलों में शिकार पर प्रतिबंध लगाने के आदेश के विरुद्ध मियाओं ये क्या थे? इस्लाम से प्रभावित एक अर्ध जनजातीय कृषक समुदाय था। तो याद रखिएगा, पूछा जाए कि मियाओं यह क्या था, इसको लिख दे रहा हूँ। यह है आपका मियाओं। तो ये है आपका इस्लाम से प्रभावित अर्ध जनजातीय कृषक समुदाय। तो आदेश के विरुद्ध मियाओं के विद्रोह को संगठित किया। अगला है के.एम. अशरफ। तो के.एम. अशरफ ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ने वाले भारत के प्रथम मार्क्सवादी इतिहासकार थे। अगला नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय का। ये 1920 के दशक में गांधीवादी विचारों के मुख्य प्रवर्तक बने, किंतु गांधी जी द्वारा हरिजन आंदोलन प्रारंभ करने के कारण वे कांग्रेस से अलग हो गए तथा इन्होंने पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन कर लिया।
तो याद रखिएगा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस संगठन का निर्माण किया गया था? तो कांग्रेस राष्ट्रवादी, पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का इन्होंने निर्माण किया। अगला नाम आता है सत्यमूर्ति भूलाभाई देसाई, M.A. अंसारी एवं B.C. राय के संबंध में। सत्यमूर्ति, भूलाभाई देसाई, M.A. अंसारी एवं B.C. राय, इन सभी ने अपने अपने क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार तथा उसे लोकप्रिय बनाने में सराहनीय योगदान दिया। आगे हैं जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, यूसुफ मेहराली, अशोक मेहता एवं मीनू मशानी। इन सभी का मानना था कि कांग्रेस को वामपंथियों से गठजोड़ कर राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। अगला नाम है संपूर्णानंद का। तो संपूर्णानंद, इन्होंने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की तथा 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल प्रारंभ किया। कब? 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? संपूर्णानंद के द्वारा किया गया। और इन्होंने भारत के लिए एक विस्तृत समाजवादी कार्यक्रम की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी। नरेंद्र देव ने संपूर्णानंद के कांग्रेस समाजवादी दल को सहयोग एवं समर्थन प्रदान किया। तो यह जो कांग्रेस समाजवादी दल था, इससे संबंधित कौन थे? संपूर्णानंद, नरेंद्र देव। आगे बात कर लेते हैं KF नरीमन एवं यूसुफ मेहर अली। KF नरीमन एवं यूसुफ मेहर अली, तो इन्होंने कांग्रेस की युवा शाखा का नेतृत्व किया। कालांतर में इनका उदय भारत के प्रमुख समाजवादी नेताओं के रूप में होता है। आगे बात कर लेते हैं स्वामी गोविंदानंद, जिनकी पहले भी हम लोग असहयोग आंदोलन के दौरान बात किए थे। तो स्वामी गोविंदानंद, इन्होंने कराची एवं सिंध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आगे नाम आता है NV गाडगिल का। किसका? NV गाडगिल। तो इनके बारे में देखें तो इन्होंने अपने समाजवादी विचारों को प्रसारित करते हुए 1929 में मंदिर प्रवेश आंदोलन का समर्थन प्रदान किया। बाद में इन्होंने गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज, किसका? गैर ब्राह्मण सत्यशोधक समाज, जो कि पूना के केशव राव जेधे के नेतृत्व में था, से मैत्रीपूर्ण समझौता कर लिया। आगे बात कर लेते हैं BR अम्बेडकर के बारे में। तो ये महार जाति के दलित नेता थे जिन्होंने अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई तथा समाज से इस कुरीति को समाप्त करने की मांग की। 1930 में इन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कांग्रेस अम्बेडकर के नेतृत्व में चल रहे राजनीतिक आंदोलन को अपने पक्ष में करने में असफल रही तथा अंततः उसे अम्बेडकर से समझौता करना पड़ा। तो अम्बेडकर के बारे में याद रखिएगा कि इन्होंने तीनों, जो भी 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, उन तीनों गोलमेज सम्मेलन में 1930, 31, 32, तो इन 3 वर्षों में होते हैं, तो इन तीनों में पार्टिसिपेट किया था। जबकि कांग्रेस ने केवल दूसरे, जो 1931 में होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसमें ही केवल पार्टिसिपेट किया था। आगे बात कर लेते हैं गोपाबंधु चौधरी के बारे में। तो गोपाबंधु चौधरी उड़ीसा में आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसको यहाँ पर लोकप्रिय बनाते हैं तथा पुरी, बालासोर एवं कटक में नमक सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया। आगे बात करते हैं तरुणाराम फुक्कन। किसका? तरुणाराम फुक्कन एवं NC बारदोलाई। ये दोनों प्रसिद्ध कांग्रेस नेता थे जिन्होंने असम में आंदोलन के पक्ष में कार्य किया, किंतु उन्होंने आधिकारिक तौर पर वन सत्याग्रह प्रारंभ करने से इनकार कर दिया। आगे बात कर लेते हैं जदू नंदन शर्मा। कौन? जदू नंदन शर्मा। ये बिहार के गया जिले में किसान सभा आंदोलन प्रारंभ करने वाले प्रमुख नेताओं में से थे। आगे बात कर लेते हैं दुग्गी राला बालाराम कृष्णैया। क्या नाम है? दुग्गी राला बालाराम कृष्णैया का, कृष्ण रैया। इन्होंने 1931 में आंध्र के तटीय क्षेत्रों में, विशेषकर कृष्णा जिले में लगान विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया। इन्होंने तेलुगु भाषा में गांधी सीता नामक, कौन सी पुस्तक? गांधी गीता नामक पुस्तक लिखी। किस भाषा में? तेलुगु, जिसने इस क्षेत्र के लोगों में राष्ट्रवादी भावनाएं जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगला नाम आता है NB रामानायडू एवं NC रंगा का। क्या नाम है? NB रामानायडू एवं NC रंगा। इन्होंने वर्ष 1931 में वेंकटगिरी राज्य, जो कि नेल्लोर कहलाता है, तो वेंकटगिरी राज्य नेल्लोर में वन सत्याग्रह आंदोलन चलाया। आगे हैं AK गोपालन। क्या नाम है? AK गोपालन। ये एक स्कूल शिक्षक थे जिनकी गणना केरल के गुरुवायूर में लोकप्रिय कार्यकर्ताओं में से की जाती थी। कालांतर में ये केरल के सबसे प्रमुख एवं लोकप्रिय साम्यवादी कृषक नेता बने। AK गोपालन। आगे बात करते हैं मन्नू गोंड एवं चित्तू कोइक के बारे में। क्या नाम है? मन्नू गोंड एवं चित्तू कोइकू, इनका पूरा नाम है कोइकू। तो इन दोनों ने मध्य प्रांत के बैतूल नामक स्थान में वन सत्याग्रह प्रारंभ किया। अगला नाम है मौलाना भसानी का। मौलाना भसानी तो सिराजगंज में विशाल प्रजा सम्मेलन आयोजित किया तथा जमींदारी उन्मूलन एवं ऋणों में छूट की मांग की। आगे हैं BT रणदवे।
क्या नाम है, BT रणदवे, SV देशपांडे बम्बई के, ये दोनों बम्बई के थे, तथा अब्दुल हलीम, सोमनाथ लाहिरी एवं रानेन सेन, ये जो तीनों थे ये कलकत्ता से संबंधित थे। तो ये कलकत्ता के और वो दोनों बम्बई के प्रमुख साम्यवादी क्रांतिकारी थे। इन सभी ने कई मजदूर हड़तालों को संगठित किया तथा BB कार्निक, मणिवेनकारा, रजनी मुखर्जी एवं निहरेंदु, क्या नाम था, लिख दे रहा हूँ, निहरेंदु दत्त अन्य प्रमुख नेता थे जिन्होंने विभिन्न औद्योगिक संघ गतिविधियां प्रारंभ की। अगला नाम है MN राय। MN राय, इनका नाम आपने पहले भी पढ़ा असहयोग आंदोलन के दौरान। तो MN राय, इन्होंने एवं इनके अनुयायियों ने समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया तथा अवध में कर अदायगी के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तो MN राय साम्यवादी नेता थे। आगे बात कर लेते हैं। तो यह तो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित, जो कि 1930 में होता है। अब बात कर लेते हैं असहयोग भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो कि आपका 1940 में प्रारंभ होता है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले जो बात होगी वो होगी महात्मा गांधी की। तो इन्होंने 1942 में साम्राज्यवादी सत्ता का समूल उखाड़ फेंकने हेतु यह आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन आपका प्रारंभ होता है 1942 में, 40 नहीं 1942। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अगस्त प्रस्ताव तथा क्रिप्स मिशन के द्वारा जो आश्वासन दिए थे उनसे भारत का कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं था। तत्पश्चात उपनिवेशी शासन की वास्तविक मंशा को भांपकर गांधी जी ने यह ऐतिहासिक आंदोलन प्रारंभ किया। उन्होंने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अपने ऐतिहासिक उद्बोधन में भारत के निवासियों से उपनिवेशी शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। यहीं उन्होंने करो या मरो का ऐतिहासिक नारा दिया। तो करो या मरो का जो नारा है वो भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। 9 अगस्त 1942 को इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार द्वारा आंदोलन के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध दमनकारी नीतियों का सहारा लिए जाने के विरोध में फरवरी 1943 में उन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। अब अगला जो नाम आता है वो जयप्रकाश नारायण का, JP नारायण का या JP। ये कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य थे तथा इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। आगे हैं राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, छोटू भाई पुराणिक, बीजू पटनायक, RV गोयनका एवं अच्युत पटवर्धन। ये सभी आंदोलन की भूमिगत गतिविधियों से संलग्न राष्ट्रवादी नेता थे। इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों ने आंदोलन को एक नया आयाम जोड़ा तथा ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया। तो ये नाम याद रखिए, कई बार क्या होता है पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से आपके भारत छोड़ो आंदोलन से या इस आंदोलन से संबंधित थे, क्योंकि एक बार परीक्षा में पीछे से पूछा जा चुका है कि भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कौन कौन से प्रमुख नेता थे। अगला है चित्तू पांडे। तो ये स्वयं को गांधीवादी कहते थे। इन्होंने अगस्त 1942 में संयुक्त प्रांत के बलिया नामक स्थान में सभी पुलिस थानों एवं सरकारी भवनों पर कब्जा कर लिया तथा समानांतर सरकार की स्थापना की। तो समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ पर इन्होंने की थी, तो इन्होंने बलिया में की थी। तो यह होता है कि बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना चित्तू पांडे के द्वारा की गई थी। तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है उषा मेहता। इन्होंने आंदोलन में सक्रियता से हिस्सेदारी निभाई। उषा मेहता उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जिसने आंदोलन के दौरान, इस भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। अगला नाम है जवाहरलाल नेहरू का। यद्यपि प्रारंभ में नेहरू ने गांधीवादी कार्यक्रम का विरोध कर रहे उदारवादियों का समर्थन किया, किंतु बाद में ये गांधी जी के कार्यक्रम का समर्थन करने लगा था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पास करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आगे हैं सुमित मोरारजी। क्या नाम है, सुमित मोरारजी। इन्होंने अच्युत पटवर्धन को उनकी भूमिगत गतिविधियों के संचालन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कालांतर में इनकी गणना भारत की प्रसिद्ध महिला उद्योगपतियों में से की जाने लगी, सुमिति मोरारजी की। आगे नाम आता है रास बिहारी बोस। तो ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे जिन्होंने जून 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जो हुआ था वो मार्च 1942 में हुआ था स्थापित। तो यह जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है मार्च 1942 में होता है, परंतु जून 1942 में इनको इसका अध्यक्ष चुना गया। इन्होंने कई वर्षों तक जापान में निर्वासित जीवन बिताया। दक्षिण पूर्वी एशिया में ब्रिटिश सेनाओं की पराजय के पश्चात इन्होंने भारतीय युद्धबंदी सैनिकों को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु प्रेरित किया। अगला नाम आता है कैप्टन मोहन सिंह का। तो ये एक भारतीय सैनिक थे जो द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की ओर से युद्ध कर रहे थे, किंतु जापानी सेनाओं ने इन्हें बंदी बना लिया तथा जापानी सेना के अधिकारियों ने इन्हें भारत की आज़ादी के लिए जापानी सेना के साथ मिलकर कार्य करने का आदेश दिया। इन्हें INA जिसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल आर्मी का कमांडर नियुक्त किया गया। अगला नाम आता है सुभाष चंद्र बोस का। तो इन्होंने 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात INA
की सदस्यता ग्रहण की। तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं की जाती है, बाद में ये इसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। तू मुझे खून दे, मैं तुझे आज़ादी दूंगा नामक यह नारा सुभाष चंद्र बोस का एक महत्वपूर्ण नारा था, जिसने बाद के वर्षों में भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावना का प्रसार किया। इनके नेतृत्व में INA अर्थात इंडियन नेशनल आर्मी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा ब्रिटिश सत्ता को कड़ी चुनौती दी। आगे नाम आता है C राजगोपालाचारी एवं भोलाभाई देसाई का। तो ये दोनों कट्टर उदारवादी थे, जिन्होंने मुस्लिम बाहुल प्रांतों को मान्यता दिए जाने की वकालत की थी। इनका तर्क था, यदि भारत की आज़ादी के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो तो इसे मान लिया जाना चाहिए। जुलाई 1942 में इन दोनों नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। अब बात कर लेते हैं KG मसूरवाला। क्या नाम है? KG मसूरवाला। इन्होंने महादेव देसाई की गिरफ्तारी के पश्चात हरिजन नामक पत्र में 2 उत्तेजनात्मक लेख लिखे। इनका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जागृत करना था। आगे नाम आता है KT, क्या नाम है? KT भाष्यम, या लिख दे रहा हूँ भाष्यम। तो ये बंगलौर के एक कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने कई औद्योगिक संघों के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कई हड़तालों का आयोजन करने में सहायता की। अगला नाम आता है सतीश सामंत का। तो सतीश सामंत ये स्थानीय कांग्रेसी नेता तथा तमलुक जातीय सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। तो ये सतीश सामंत जो थे, ये स्थानीय कांग्रेसी नेता तथा तमलुक जाति सरकार के प्रथम सर्वाधिनायक थे। ये मिदनापुर के तमलुक सब डिवीजन में विद्रोही राष्ट्रीय सरकार के गठन में इनकी प्रमुख भूमिका रही है। आगे बात कर लेते हैं मातंगनी, क्या नाम है? मातंगनी हजारा की। तो मातंगनी हजारा ये तमलुक की 73 वर्षीय, तमलुक की 73 वर्षीय वृद्ध कृषक विधवा थी। 29 सितंबर 1929 को सूताहाटा पुलिस स्टेशन पर आक्रमण के समय हिंसा में इनकी मृत्यु हो गई। मातंगनी हजारा ने गोली लगने के पश्चात भी तिरंगे झंडे को अपने हाथ से नहीं छोड़ा। तो इनके बारे में परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। अगला नाम है लक्ष्मण नायक का। तो ये अशिक्षित ग्रामीण थे, ये अशिक्षित ग्रामीण थे जिन्होंने कोरापुत के जनजातीय तबके को जैमपोर जमींदारी, कौन सा जमींदारी लिख दे रहा हूँ, ये है आपका जैमपोर जमींदारी के विरुद्ध विद्रोह करने हेतु संगठित किया। इनके नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर आक्रमण किया तथा तोड़फोड़ की। एक वन रक्षक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के आरोप में 16 नवंबर 1942 को लक्ष्मण नायक को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अगला नाम आता है नाना पाटिल। इन्होंने 17 में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। तो ये कुछ प्रमुख नाम थे जो कि आपके भारत छोड़ो आंदोलन से संबद्ध थे। तो इस प्रकार से यह जो प्रशिष्ट थी आपकी, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न आंदोलनों से संबंधित जो संबद्ध व्यक्तित्व थे उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।